अस्सलाम स्टूडेंट्स, काइनेजोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 में अभी तक हम लोगों ने डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस की बेसिक टाइप्स पढ़ी और हम लोगों ने ये देखा कि डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में किस तरह हम लोग कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। अब हम कहते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हैं तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो वेरी कर सकती है। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन क्या रह सकती है, कॉन्स्टेंट रह सकती है और इट कैन चेंज। यानी आपने किसी स्टार्टिंग के एंगल में आपने रेजिस्टेंस ज़्यादा रखी, फिर आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया, सो इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो जो हमारे पास कांस्टेंट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसको हम कहते हैं DCER से, आपकी बुक में उसने इसको लिखा हुआ है डायनेमिक कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, वो कहते हैं कि जो है इन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के अंदर लिम्ब मूव्स थ्रू अ कांस्टेंट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। अब सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस कोई भी वेट हो सकते हैं, कोई भी वेट मशीन्स हो सकती है, कोई पुली सिस्टम हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम पेशेंट के लिम्ब के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस करा रहे हैं तो उसके हैंड पे कोई वेट कफ डाल देंगे और उसको कहेंगे अब आपने पूरी मूवमेंट करनी है। अब वेट कफ की रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। अगर आपने वेट कफ 1 kg का डाला तो वो 1 kg का ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने 1 पाउंड का, ये जितना भी वेट डाला है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। तो दैट इज वाई हम कहते हैं दीज आर द डायनेमिक कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। अब वो कहते हैं कि इन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इसके अंदर आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सेम रहती है। और हमें पता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स जो है, मतलब अगर हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, उसको ओवरकम करने के लिए एक फोर्स को जनरेट करती है। अब वेट सेम रह रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है या आपके जो मसल है वो कांस्टेंट जो है वो एक टेंशन प्रोड्यूस करेंगे, वो टेंशन उसको वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए वो कहता है बिकॉज इवन इफ द एक्सटर्नल लोड डज नॉट चेंज, टॉर्क इम्पोज्ड बाय द वेट्स चेंज। इसके सिंपल वर्ड्स के अंदर क्या मुराद है, एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि इनको हम कहते हैं दीज आर द आइसोटोनिक इक्वल टेंशन एक्सरसाइजेस। दूसरी बात कहता है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल लोड चेंज जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मसल के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है या मसल के ऊपर जो वेट का जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो वेट, हमें पता है कि जब भी मसल्स होता है हमारे पास एक लेवर सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रेंज ऑफ मोशन की जो कैटेगरीज होती है ना, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो रेंज ऑफ मोशन आउटर रेंज होती है, एक इनर रेंज होती है, एक मिडल रेंज होती है। आपका मसल डिफरेंट रेंजेस के अंदर डिफरेंट तरह से टेंशन प्रोड्यूस करता है, जो हम स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते भी हैं कि कंसेंट्रिक मूवमेंट होगी, किस तरह की टेंशन होगी, मसल का एक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप किस तरह से होगी। इसीलिए जो है ना वो इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर जो है वो एक्सटर्नल लोड बेशक चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपके मसल के ऊपर जो एक वेट, एक टॉर्क जनरेट कर रहा है, वो जो है वो चेंज हो रहा है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि द इम्पोज लोड इज लेस देन द मसल टॉर्क। मतलब जो लोड आपने किसी भी मसल पर डाला है वो मसल टॉर्क से कम है, तो मसल जो है वो क्या करेगा, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है, जब आपने लोड उसके ऊपर डाला है, जो एक्सटर्नल लोड है वो कम है, ठीक है, और जो टॉर्क है मसल की वो फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको मसल क्या करेगा, इजीली कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, उसको मुश्किल नहीं होगी। जबकि दूसरी बात तरह पर वो बात कहते हैं कि इफ इम्पोज लोड इज ग्रेटर देन द वेट, ठीक है, अगर आपका लोड जो है वो ज़्यादा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टॉर्क है, यहाँ पर वेट नहीं, यहाँ पर टॉर्क होगा। इसलिए वो कहते हैं इफ इम्पोज लोड इज ग्रेटर देन द टॉर्क मसल कॉन्ट्रैक्ट इसेंट्रिकली। देखिए अगर आपका मसल इतनी फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा और आपने उसको ज़्यादा लोड दिया, तो आपका मसल क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि उस वेट को क्या किया जा सके, डेसेलरेट, यानी उसको लोअर किया जा सके। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। डायनेमिक कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा कि थ्रू आउट द रेजिस्टेंस आपकी जो है, थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है। इनको हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, क्योंकि आपके मसल में इक्वल टेंशन जनरेट हो रही है। आपका मसल चूंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस के अगेन वर्क कर रहा है, तो उसकी टेंशन भी जो है वो सेम रह रही है। दूसरी चीज़ हमने इसमें पढ़ी कि अगर आपकी जो वेट आप अपने लिम्ब के ऊपर लगाते हैं, वो लिम्ब के ऊपर क्या करता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो वेट आपके मसल के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, एक लिम्ब के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब वो जो टॉर्क है वो डिसाइड करेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्शन किस डायरेक्शन में होगी। अगर जो वो टॉर्क है वो आपके मसल का जो टॉर्क है वो वेट से ज़्यादा है, तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, कंसेंट्रिक होगी। लेकिन अगर वो टॉर्क जो है वो आपके वेट से कम है, यानी आपके मसल के अंदर जो मौजूद टॉर्क है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसको लोअर करने की कोशिश करेगा, यानी इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये पीछे हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप क्या होता है, तो उससे अगर आप इसको रिलेट करेंगे इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि डायनेमिक कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस की कुछ लिमिटेशन भी होती है। अब वो कहते हैं कि एक बात आपने ये देखी होगी कि हम लोग जब भी मूवमेंट करते हैं, हमारे पास एक इनर रेंज होती है, एक हमारे पास मसल की आउटर रेंज होती है, एक मिडल रेंज होती है।
मसल जो है वो डिफरेंट रेंजेस के अंदर डिफरेंट तरह से वेट से रिस्पॉन्ड करता है, डिफरेंट रेंजेस के अंदर उसका जो टॉर्क है वो डिफरेंट आता है। इसलिए वो कहते हैं कि बेशक आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, आप उस पर कांस्टेंट लोड इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन जो है वो टॉर्क थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एज अ रिजल्ट आपका जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो भी थ्रू आउट द मूवमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी लेंथ शॉर्टर रेंज हो रही है, आपकी आउटर रेंज हो रही है, मसल फुल लेंथनिंग में है, मसल अपनी इनर रेंज में यानी मसल शॉर्ट एंड है, तो उसके अंदर जो फोर्स जनरेशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ वो कहते हैं कि डायनामिक कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर ये लिमिटेशन है, इवन दो कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो आपका कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रह रही है, लेकिन टॉर्क और मसल का लेंथ टेंशन रिलेशनशिप जो है वो इसमें ऑल्टर हो रहा है, जिसको कंट्रोल करना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसने कहा है कि अब हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती है जिनको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। जैसे कि हमने डायनेमिक में कांस्टेंट की बात कर ली, जिसमें आपकी रेजिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कहा वेट पुली सिस्टम की बात कर सकते हैं, वेट कफ्स की बात कर सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है पेशेंट के ऊपर, जो लिम्ब के ऊपर लग रही है, वो वेरिएबल है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है वो मसल को आउटर रेंज के अंदर मूव करना है, तो उस वक्त हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगी। फिर उसने मिडल रेंज के अंदर करना है वो डिफरेंट होगी, किसी ने इनर रेंज के अंदर वो डिफरेंट होगी। और ये किसके साथ अलाइन कर रही होगी, मसल के अंदर टेंशन जनरेशन के साथ अलाइन कर रही होगी, मसल की फोर्स के साथ अलाइन कर रही होगी। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस इक्विपमेंट इंपोजेस वेरिंग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू द मसल, ताकि मसल जो है वो मोर एफिशिएंटली या इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर सके। रेजिस्टेंस वो कहते हैं कि बाय द वेट जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो वेट केबल सिस्टम्स होते हैं ना, हम वो यूज करते हैं, उसकी मैं इमेजेस यहाँ पर जो है ना वो अटैच कर दूंगी। तो हमारे पास क्या होता है, वेट केबल सिस्टम्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इलास्टिक रेजिस्टेंस, हमें पता है कि हम कुछ इलास्टिक बैंड यूज कर रहे होते हैं मूवमेंट करने के लिए। अगर आप नोट करें तो हमें पता है कि मसल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो होती है कि स्ट्रेच, मसल की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच होता है। ठीक है, इसी तरह एक इलास्टिक बैंड की प्रॉपर्टी भी होती है कि जब वो स्ट्रेच होता है तो वो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करता है। एक मसल आपने इलास्टिक बैंड को फुली स्ट्रेच किया हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। अगर आपने उसको भी स्टार्ट करना है तो उसको मुश्किल होगी स्टार्ट करने में। अगर आपने फुली स्ट्रेच किया उसके बाद आप उसको जल्दी से वो एकदम से वापस आते, ये सब चीज़ें हम लोग को पता है। तो कहते हैं किसी भी इलास्टिक बैंड के ऊपर भी अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, बिकॉज जो बैंड है जब वो फुली लेंथन पोजीशन के अंदर होता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट प्लेस कर रहा होता है। जब वो शॉर्टन होता है उसको खोलने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बैंड को एक्सटेंड करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप वही बात कर सकते हैं कि मसल की इलास्टिसिटी जिस तरह से होती है, इसी तरह एक इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड की भी एक इलास्टिसिटी होती है, और वो इलास्टिसिटी आपके मसल के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस अप्लाई करती है लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा है कि व्हेन परफॉर्म्ड अगेंस्ट मैनुअल रेजिस्टेंस, अब वो कहते हैं कि सिंपली ऐसा होता है कि अगर कोई थेरेपिस्ट है वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, यानी मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि आपका जो लोड है वो क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। थेरेपिस्ट जो है वो स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वो कम कर सकता है, या स्टार्टिंग के अंदर वो कम रखेगा फिर आहिस्ता उसको ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द मसल। तो मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज में हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल हो सकती है। अब इसकी कुछ स्पेशल कंसीडरेशन है वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के अंदर। एक बात आपने कहनी है कि इसमें ना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो लिम्ब की मूवमेंट है ना वो थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से कंट्रोल करे। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा होता है कि आपने रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपने अप्लाई की है, या आपने बहुत कम रेजिस्टेंस अप्लाई की है, तो उसके नतीजे में मसल की जो रिक्रूटमेंट है वो भी डिफरेंट तरह से होगी, उसके पास मोटर यूनिट्स भी डिफरेंट तरह से आएंगे, उसके अंदर फोर्स जनरेशन भी डिफरेंट तरह की होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी करी है। इसीलिए वो कहते हैं कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट का, कि वो जो है वो रेजिस्टेंस को या मूवमेंट को बहुत अच्छे से जो है वो कंट्रोल करना सीखे। आमतौर पे हमें पता है कि ई सेंट्रिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर लेंथनिंग हो रही होती है, और लेंथनिंग के अंदर हम लोग को क्या चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ वो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइजेज। अब वो कहते हैं कि आमतौर पर जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो वेलोसिटी है वो आपने हमेशा स्लो वेलोसिटी के ऊपर एक्सरसाइजेज करानी है, और स्लो वेलोसिटी के ऊपर एक्सरसाइजेज हम लोग जो है वो हमें पता है कोई भी इनिशियल एक्टिविटीज़ कराते हैं तो स्लो वेलोसिटी के ऊपर ही कराते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप की एक्सरसाइजेज आती हैं, दीज आर द आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ी। कांस्टेंट में हमने कहा रेजिस्टेंस थ्रू आउट द मूवमेंट जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। वेरिएबल में कहा कि वेरिंग लोड के साथ आपकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती रहती है, जिसके नतीजे में आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स यानी मसल की टोन भी चेंज होती रहती है। इसमें हम लोगों को जो है मूवमेंट को बहुत प्रॉपर्ली कंट्रोल करना पड़ता है, और इसमें हम लोग जो है वो इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड्स वगैरह यूज़ करते हैं, वेट केबल सिस्टम यूज़ करते हैं in order to keep that resistance variable or changing. ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।